क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो क्लास, आज हम सिविक्स के चैप्टर 2 के बुक के क्वेश्चन आंसर सबसे पहले करेंगे। आपकी बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन ईच केस एंड री राइट दीज करेक्टली बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव रीड इन दिस चैप्टर। ये जो सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं यहाँ पे, इसमें कुछ गलत भी हैं। ठीक है, इसमें से इन सेंटेंसेस में हर एक कोई एक ना गलती दी गई है, तो इसमें से हमको पहचानना है और उसको दोबारा से ठीक करके लिखना है। तो फर्स्ट है, लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड एन ओपन माइंड अबाउट वेदर द कंट्री शुड बी डेमोक्रेटिक और नॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस। मीन्स स्वतंत्रता के बाद देश जो था वो लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के जो नेता है उन्होंने अपना दिमाग खुला रखा था। तो इसका आंसर क्या आएगा कि लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट हैड अ कॉन्सेंसस दैट द कंट्री शुड बी अ डेमोक्रेटिक नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें जो करेक्शन हुई है वो ये है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसके जो नेता थे वो इस बात पर उनकी एक कॉमन राय थी या आम सहमति थी कि आजादी के बाद देश को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन ऑल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई हर एक बात पर सहमत थे। तो मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द सेम व्यूज ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स। किस बात पर? अ, उनकी जो राय थी वो एक थी कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब भारत की संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के मूल सिद्धांतों पर समान विचार रखे। ठीक है, प्रिंसिपल्स पर उन्होंने अपने मतलब जो थॉट्स थे कॉमन वो रखे थे। ठीक है, ना कि उसके प्रोविजंस पर। आगे है अ कंट्री दैट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डेमोक्रेसी। जिन देशों में संविधान है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेक्ट करके लिखेंगे? अ कंट्री दैट इज अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस देश में लोकतंत्र है उसका संविधान जरूर होना चाहिए। ठीक है, ये इसका करेक्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बिकॉज इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसीलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्शन क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड टू कीप अप विद द चेंजेस इन एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब समाज की जो भी आकांक्षाएं हैं उसमें बदलाव के अनुरूप संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जरूरत के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं। Second question is, which of these was the most salient underlying conflict in the making of a democratic constitution in South Africa? मतलब दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे इम्पोर्टेंट है या सबसे महत्वपूर्ण है? तो पहला है बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इट्स नेबर्स, बिटवीन मेन एंड वुमेन, बिटवीन द व्हाइट मेजॉरिटी एंड ब्लैक माइनॉरिटी, बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे हम? बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक मेजॉरिटी। ठीक है, मतलब जो रंगीन चमड़ी वाले जो बहुसंख्यक वाले लोग थे और जो अश्वेत अल्पसंख्यक थे। ठीक है, आगे है विच ऑफ दीज इज द प्रोविजन दैट अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? पावर्स ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड नेम ऑफ द कंट्री।
तो इसमें जो नहीं रहता है वो क्या है, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब जो शासन का प्रमुख होगा जो भी कोई, उसका नाम। ठीक है। मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान बनाने में ये जो लीडर्स थे इनका क्या क्या रोल था, हमें उनको सही जगह पे मैच करना है। अब जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रिपेयर किया था कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, इंडिया के लिए इन 1928। बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और जो सरोजनी नायडू थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर थी। Read again the extracts from Nehru's speech Trust with Destiny and answer the following। अब जो नेहरू जी की आपकी बुक में स्पीच दी गई है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसके बेसिस पे हमें इनके आंसर्स देने हैं। पहला है, why did Nehru use the expression not wholly or in full measure in the first sentence। नेहरू जी ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने यानी लेजीनेस दिखाने के लिए या आराम करने के लिए आराम करने का नहीं है। तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि बिकॉज ही बिलीव्ड इट वुड बी इम्पॉसिबल टू fulfill all of the pledges at once throughout nation building. He therefore desired the process of constructing a nation to be gradual। मतलब वो ये जो उनकी अभिव्यक्ति थी इसका यूज उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्र निर्माण के जो दौरान सारी प्रतिज्ञाएं हैं उनको एक साथ पूरा करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो चाहते थे कि राष्ट्र के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ग्रेजुअल हो। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट प्लेजर डिड ही वांट द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक। जो नेहरू जी थे वो संविधान निर्माताओं से कौन सी शपथ चाहते थे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, the pledge that he wanted the makers of the Indian Constitution to take was to dedicate their lives to the service of India, the Indian people and the humanity at large। इसमें वो चाहते थे कि भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं वो अपना जीवन, है ना, भारत और भारतीय लोगों, ठीक है, और समग्र मानवता की सेवा, मतलब सारे मानवता की सेवा के लिए मतलब समर्पित कर दे खुद को। नेक्स्ट है, द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। हु वॉज ही रेफरिंग टू। अब यहाँ पर हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है, वे इस सेंटेंस में किसका जिक्र कर रहे थे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ही वॉज रेफरिंग टू महात्मा गांधी, मतलब यहाँ पर वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे, महात्मा गांधी की ओर। ठीक है। Here are some of the guiding values of the Constitution and their meaning. Rewrite them by matching them correctly। अब यहाँ पर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ गाइडिंग वैल्यूज दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स है, तो उनके करेक्ट मीनिंग से हमें उनको मैच करना है। ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, सोवरेन यानी कि संप्रभु, है ना, तो इस पे क्या आएगा, पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, मतलब फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। फिर है रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, मतलब शासन प्रमुख एक चुना हुआ क्या है, इलेक्टेड पर्सन है, चुना हुआ व्यक्ति है। फिर है फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी में क्या आएगा, पीपल शुड लिव लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मतलब लोगों को आपस में परिवार की तरह ही रहना चाहिए, भाई बंधुओं की तरह। फिर है सेक्युलर, सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, है ना, कोई जाति धर्म को लेकर कोई भेदभाव ना हो, सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे अगला है, अ फ्रेंड फ्रॉम नेपाल हैज रिटन यू अ लेटर डिस्क्राइबिंग द पॉलिटिकल सिचुएशन देयर। फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी फ्रेंड ने नेपाल से आपको एक लेटर भेजा है और उसने वहां पर चल रही राजनीतिक जो स्थिति है उसका मतलब एक्सप्लेन करा है उसमें। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर अपोजिंग द रूल ऑफ द किंग। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी
वो क्या थी, राजा का जो शासन था उसके अगेंस्ट थी। ठीक है, सम ऑफ देम से दैट द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन गिव बाय द मोनार्क कैन बी अमेंडेड टू अलाउ मोर पावर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, कुछ का मानना ये था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। और कुछ का मानना ये था कि अदर्स आर डिमांडिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू राइट अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और कुछ ये चाह रहे थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब कि नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा को गठित करने की वो लोग मांग कर रहे थे। रिप्लाई टू योर फ्रेंड गिविंग योर ओपिनियंस ऑन द सब्जेक्ट। तो आपको अपने फ्रेंड को रिप्लाई करना है कि इस बारे में आपकी क्या राय है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो कि इन माय ओपिनियन मेकिंग स्मॉल अमेंडमेंट्स डज नॉट शिफ्ट होल पावर इन द हैंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। राइट, मतलब कि आप लिख सकते हो ना कि छोटे छोटे संशोधन करने से पूरी जो शक्तियां हैं वो प्रतिनिधियों के हाथ में नहीं चली जाती है। ये निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरी जिम्मेदारी नहीं देता कि अगले जो भी आगामी वर्ष है उसमें क्या होगा। इसलिए एक नया और अच्छी तरह से तैयार किया गया संविधान जो है वो सही ऑप्शन है। तो इसमें आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो आप इसमें क्या अपनी तरफ से ओपिनियन देना चाहोगे, ये आपको खुद सोच के लिखना है। ठीक है, here are different opinions about what made India a democracy. How much importance would you give to each of these factors? अब भारत के लोकतंत्र के जो स्वरूप है उसके विकास में जो प्रमुख कारणों के बारे में कुछ अलग अलग लोगों के थॉट्स हैं। तो आप इनमें से हर एक पॉइंट को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना जरूरी मानते हो। तो पहला है इसमें, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज द गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर्स। वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क विद रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस अंडर द ब्रिटिश रूल। अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण किया, है ना, इंस्टीट्यूशन। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि democracy in India is a gift of British rulers. We received training to work with representative legislative institution under the British rule. मतलब भारत में लोकतंत्र ब्रिटिश शासकों की देन है। हमें ब्रिटिश शासन के तहत प्रतिनिधि विधायी संस्थाओं के साथ काम करने का प्रशिक्षण मिला। मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेटिव है उनके अंडर में, ठीक है, काम करने का प्रशिक्षण मिला। नेक्स्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिनायल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस। फ्री इंडिया कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। तो इसमें क्या बताया है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आजादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही था। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि फ्रीडम स्ट्रगल वाज इम्पोर्टेंट इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड inculcating the practice of making decisions by consensus। मतलब भारत में राष्ट्रवाद के विचार को फैलाने और मतलब एक पॉइंट पे सम्मति होना, है ना, सर्वसम्मति से निर्णय लेने की जो प्रथा है उसको विकसित करने में, बढ़ाने में स्वतंत्रता संग्राम महत्वपूर्ण था, मतलब जरूरी था। ठीक है, नेक्स्ट है, वी आर लकी टू हैव लीडर्स हु हैड डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस। द डिनायल ऑफ डेमोक्रेसी सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज shows the important role of these leaders। मतलब हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की जो आस्था थी वो लोकतंत्र में थी, ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो अनेक नए स्वतंत्र राष्ट्र में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दिखाता है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि इंडियाज freedom struggle is the only example of bloodless freedom struggle in the contemporary history. This could be possible because our nationalist leader had the maturity to listen to others' views। अब ये क्यों पॉसिबल था, क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था
समकालीन इतिहास में रक्तहीन स्वतंत्रता संग्राम का एकमात्र, है ना, एग्जाम्पल है। ये इसलिए पॉसिबल हो सका है क्योंकि हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उनमें दूसरों के थॉट्स, दूसरों के विचारों को सुनने की क्षमता थी। ठीक है। 9th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ कंडक्ट बुक फॉर मैरिड वुमेन पब्लिश्ड इन 1912। ओके। 1912 में जो बुक पब्लिश हुई थी, विवाहित महिलाओं के लिए आचरण, पुस्तक के निम्नलिखित अंश को, ये एक आपको एक उस का मतलब बुक का एक अंश आपको दे रखा है, उसे पढ़ने के लिए आपको कहा गया है। इसमें लिखा है कि ईश्वर ने औरत जाति को मतलब फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से नाजुक बना दिया है, उन्हें आत्मरक्षा के भी योग्य नहीं बनाया, इसलिए ईश्वर ने उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में, मतलब एक मैन के शैडो में रहने के लिए का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के, तो कभी पुत्र के। इसीलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वो अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती है। क्या इस ये जो आपको दे रखा है, ये जो एक पैरा आपको दिया गया है, इसमें व्यक्ति जो भी मूल्य है ना, मूल्य संविधान अंडरलाइंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन के दर्शन से मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं? आप इसमें क्या मानते हो? डू यू थिंक द वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन दिस पैरा रिफ्लेक्ट द वैल्यू अंडरलाइंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, मतलब रिफ्लेक्ट करता है, या फिर और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, या उसके अगेंस्ट है? तो इसमें आप अपने विचार कैसे लिखोगे? आप लिख सकते हो कि जैसे द वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन दिस पैरा आर टोटली कॉन्ट्राडिक्टरी टू द वैल्यूज अंडरलाइंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन। वुमेन हियर आर ट्रीटेड एज वीक बट इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, इस पैरा में तो जैसे दिखाया गया है कि जो वुमेन्स है वो वीक है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन और वुमेन दोनों को ही इक्वली समानता से ट्रीट किया गया है। The policies made by the government also favor women to bring them into the mainstream। इस पैराग्राफ में जो भी हमें दिखाया गया है, जो भी मूल्य हमें बताया गया है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल मतलब विपरीत है उसके, है ना, ऑपोजिट है। तो यहाँ पे महिलाओं को कमजोर समझा गया है, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पुरुष और महिलाएं दोनों को एक समान माना गया है। सरकारी नीतियां भी महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के पक्ष में है। तो इसमें आप ये आंसर लिख सकते हो। Read the following statements about a constitution, give reasons why each of these is a true or not true। अब ये sentences आपको दिए गए हैं statement, आपको reason के साथ बताना है इसमें से कौन सा true है और कौन सा false है। The authority of the rules of the constitution is the same as that of any other law। संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी दूसरे कानून के बराबर है। तो इसमें आप क्या बताओगे कि ये ट्रू है या नॉट ट्रू है? तो इसका जो फर्स्ट है इसमें आप लिख सकते हो ये नॉट ट्रू है। क्यों? क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो एक सुप्रीम लॉ है। इट डिस्क्राइब्स हाउ गवर्नमेंट इलेक्ट, वो ये डिस्क्राइब करता है कि जो सरकार है वो कैसे इलेक्ट होगी, एंड देयर पावर्स, राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड देयर प्रोटेक्शन, वो उसकी पावर्स क्या होगी, क्या उसके राइट्स होंगे नागरिकों को लेकर, और क्या उसकी प्रोटेक्शन होगी। दिस इज टोटली डिफरेंट देन एनी अदर लॉ। ठीक है, मतलब जो संविधान है वो क्या है, सुप्रीम लॉ यानी सर्वोच्च कानून है। इसमें बताया गया है कि सरकार कैसे चुनाव करती है, उनकी शक्तियां, नागरिकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा कैसे होगी। ये किसी भी दूसरे कानून से बिल्कुल अलग है, सेम नहीं है। सेकेंड है, कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन हाउ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। तो ये तो ट्रू है, राइट। तो ये ट्रू क्यों है? अब इसमें क्या बताया गया हमको कि संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह से होगा, उसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से फॉर्म होंगे। ये बिल्कुल सही है। इसमें आप लिखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द रोल ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड हाउ दे शुड बी फॉर्म्ड एंड बाय whom।
संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भूमिका को परिभाषित करता है और उनका गठन कैसे होगा, कैसे वो फॉर्म होगी, ठीक है, किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ये सब वो करता है। ठीक है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ द सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या है, ये ट्रू है। अब ये ट्रू क्यों है, क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट्स टू सिटीजन्स एंड लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब संविधान नागरिकों को अधिकार और सरकार की शक्ति पर सीमा प्रदान करता है। राइट। नेक्स्ट है अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशंस नॉट अबाउट वैल्यूज। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नॉट ट्रू। संविधान संस्थाओं की यानी इंस्टीट्यूशंस की चर्चा करता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना, उसका वैल्यू से, उसके मूल्य से कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें आप क्या लिखोगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड्योर्स वैल्यूज ऑन विच ऑल इंस्टीट्यूशंस वर्क। संविधान उन मूल्यों को कायम रखता है जिन पर सारी संस्थाएं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो ये नॉट ट्रू है। अब आते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। फर्स्ट है नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैव दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आप क्या लिखोगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, उसमें कितने मेंबर्स थे, 299। नेम द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया, बी आर अम्बेडकर, है ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन एमिनेंट लॉयर एंड पॉलिटिशियन वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडिया। Earlier to 1992, South Africa practiced a form of racial discrimination. What is it termed as? उस term को क्या कहते थे, apartheid, है ना। The racial discrimination practiced in South Africa prior to 1992 was called apartheid. In a republic, how is the head of state decide or chosen? कैसे head of state decide करता है और choose करता है रिपब्लिक में? इलेक्टेड बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा चुना गया हो। नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन फॉर ट्रेजन फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए कैद किया गया था उनको, 28 ईयर्स के लिए। ठीक है, नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन फॉर अबाउट 28 ईयर्स। ऑन विच डे डिड साउथ अफ्रीका गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रूल ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी। साउथ अफ्रीका गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द रूल ऑफ द व्हाइट माइनॉरिटी इन 26 अप्रैल 1994 को। Which national leader tried to draft a constitution for India back as far back as in 1928? पंडित मोतीलाल नेहरू tried to draft a constitution for India, मतलब जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है उसे बनाने का ट्राई किया था। In which country did a large number of whites settle and become the local rulers? जो whites थे वो कौन सी कंट्री में लोकल रूलर्स बन गए थे, साउथ अफ्रीका में। Who said I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice? ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, which organization led the freedom movement in South Africa? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, The African National Congress was the umbrella organization that lead the struggle. मतलब जो ये ANC थी वो लीडर थी, है ना, लीड कर रही थी, जो ऑर्गेनाइजेशन थी किसमें, स्ट्रगल अगेंस्ट पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब जो लोगों को अलग कर दिया गया था उनके स्किन कलर के बेसिस पे, उसके स्ट्रगल में। नेक्स्ट है फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैव मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड चूजन
to begin their constitution with a preamble. तो इसमें आप क्या लिखोगे कि most countries of the world have chosen to begin their constitution with a preamble from a constitution of USA. Did all the members of the Constituent Assembly of India hold the same views on all provisions of constitution? तो इसमें हम लिखेंगे no, they did not, but the Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner to decide all matters. Why is India considered as a sovereign country? मतलब इंडिया को सोवरेन कंट्री क्यों कंसिडर किया जाता है? इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री बिकॉज पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन, क्योंकि इंडिया में लोगों को अपने जो सुप्रीम राइट्स है उनको डिसीजन लेने का उनका अधिकार है लोगों को, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन अ कंट्री वेयर सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन? आप कैसे डिसाइड मतलब कैसे डिफाइन करोगे कि किसी भी कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो उनको पूरी स्वतंत्रता है किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए? तो आप इसमें लिखोगे अ कंट्री वेयर सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन इन नोन एज सेक्युलर स्टेट, मतलब उसको सेक्युलर स्टेट कहा जाएगा। उसमें लोगों को किसी भी धर्म को फॉलो करने की मतलब फ्रीडम होगी। डिफाइन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को कैसे डिफाइन करेंगे? एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कंटेनिंग गाइडिंग वैल्यूज इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल वो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी की पॉइंट्स है, जो भी गाइडिंग वैल्यूज हैं, उसको वो मतलब पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है। नेम द लीडर हु यूज्ड टू राइट इन द मैगजीन यंग इंडिया इन 1931। महात्मा गांधी यूज्ड टू राइट इन द मैगजीन यंग इंडिया इन 1931, ठीक है। In which session of the Congress did Indian National Congress plan on how independent India's constitution should look like? अब इसमें क्या बताया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने योजना बनाई कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इन कराची सेशन 1931 Indian National Congress plan on how independent India's constitution should look like. कराची का जो अधिवेशन था 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने योजना बनाई थी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो कैसा होगा, ठीक है। कौन से सेशन में? कराची सेशन में 1931 में। When did the Indian Constitution come into force? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950 को। Who often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision regarding how to remove inequalities from our society? जो अक्सर हमारे समाज से असमानताओं को दूर करने के बारे में महात्मा गांधी और उनके दृष्टिकोण की कटु आलोचना करते थे। तो इसमें आप क्या लिखोगे? कौन थे वो जो कटु आलोचना करते थे गांधी जी के मतलब क्रिटिसाइज करते थे उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, उनके विजन को? वो थे बी आर अम्बेडकर, ठीक है। हैड अ डिफरेंट, जो बी आर अम्बेडकर थी उनकी एक डिफरेंट मतलब थॉट्स थे इनइक्वालिटीज को लेकर के। बी आर अम्बेडकर की इस बात की एक अलग समझ थी कि हमारे समाज में जो भी असमानताएं हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसलिए वो अक्सर महात्मा गांधी और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज थे उसकी वो कटु आलोचना करते थे। तो आप इसमें लिखोगे बी आर अम्बेडकर हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर सोसाइटी, thus he often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his vision. On the basis of what did the system of apartheid divide people? अब ये जो अपार्थाइड सिस्टम था उसमें लोगों को किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया था? उनके स्किन कलर के बेसिस पे, राइट। तो इसमें आप लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड पीपल। नेक्स्ट है आई हैव फाउट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन। हु सेड दिस स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट जो था ये था तो नेल्सन मंडेला ने कहा है, लेकिन इसमें कहा क्या है उन्होंने कि वो कह रहे हैं कि मैंने जो श्वेत थे, जो गोरे थे, है ना, उन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और मैंने काले लोगों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है।
तो ये जो स्टेटमेंट थी ये दी थी नेल्सन मंडेला ने। हु वॉज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला थे कौन? ही वॉज द लीडर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, लीडर थे वो एएनसी के। ही रिमेन्ड इन फॉर जेल फॉर 28 years इन साउथ अफ्रीका, मोस्ट dreaded prison रोबेन आइलैंड, अपोजिंग द apartheid regime। 28 साल के लिए उनका साउथ अफ्रीका की जो सबसे खतरनाक जेल थी उसमें कैद करके रखा गया था, क्योंकि वो अपार्थीड के अगेंस्ट में थे। वॉट डज अपार्थीड मीन? अपार्थीड मीन है क्या, उसका मतलब क्या है? ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिटवीन 1948 टू 1989। 48 और 1948 और 1989 के बीच दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा जो नस्लीय भेदभाव और अश्वेत के साथ जो व्यवहार हो रहा था जिस तरीके का, उसकी नीति थी। ठीक है। हाउ नॉन वाइट्स वर ट्रीटेड इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में जो नॉन वाइट्स थे यानी कि जो अश्वेत थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था? तो इसमें आप लिखोगे द वाइट रूलर्स ट्रीटेड all non-whites as inferiors. The non-whites did not have voting rights. जो श्वेत शासक था वो सभी गैर श्वेतों यानी अश्वेतों के साथ हीन व्यवहार करते थे, और जो जो भी मतलब नॉन वाइट्स थे जो गोरे नहीं थे उनको वोटिंग का भी कोई राइट नहीं था। व्हाट वाज एएनसी? एएनसी क्या है? It was African National Congress, an umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation. This included many workers, unions and the Communist Party. ये जो अफ्रीकन मतलब ये ANC जो थी ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो लीड कर रही थी किसके लिए? स्ट्रगल जो मतलब जो सेग्रीगेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल चल रहा था उसके लिए, है ना, जो लोगों को अलग कर दिया गया था उनके स्किन कलर के बेसिस पे, उसके खिलाफ मतलब उसका विरोध करने के लिए एएनसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बनाई गई थी, जिसमें कई सारे वर्कर्स थे, यूनियंस थे, वर्कर यूनियंस थे, कम्युनिस्ट पार्टीज थी और कुछ ऐसे गोरे लोग भी थे जो क्या कहते मानते थे कि ये जो सेग्रीगेशन है ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है When was the Constitution of South Africa completed? ये कब complete हुआ था? After 2 years of discussion and debate, these constitution makers came out with one of the finest constitution the world has ever had. ठीक है। नेक्स्ट है हाउ अ स्टेट denounced by the entire world was being seen as a model of democracy। अब पूरी दुनिया में जिस राज्य की सबसे ज्यादा निंदा हो रही थी, है ना, सबसे ज्यादा बड़ा बुरा कहा जा रहा था, उसी के ही लोकतंत्र के मॉडल के रूप में उसको कैसे देखा जा रहा था? तो इसमें आप क्या लिखोगे कि what made this change possible was the determination of people of South Africa to work together to transform bitter experiences into the binding glue of a rainbow nation। मतलब जिस चीज ने इस बदलाव को पॉसिबल करा है वो ये था कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों का साथ मिलकर काम करने का एक मतलब पूरा निश्चय करना था, ताकि कड़वे जो अनुभव थे, जो मतलब जो पहले के उनके बुरे एक्सपीरियंस थे उनको वो लोग भूल जाना चाहते थे और एक नए नेशन में, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक फ्रेश नेशन में बंध जाना चाहते थे वो, ठीक है, खुले विचारों के साथ। What compromise was made by whites minority in South Africa? तो इसमें आप क्या लिखोगे कि द वाइट्स एग्री टू द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब जो वाइट्स मिनोरिटी जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका में वो उन्होंने क्या कॉम्प्रोमाइज किया था? जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उन्होंने इस बात पे एग्री किया था कि प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, के हर एक पर्सन का एक एक वोट होगा। दे ऑल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द पुअर एंड वर्कर्स। What compromise was made by black majority in South Africa? अब जो काले लोग थे उन्होंने भी अपनी सहमति जताई, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज क्या था उनका? उनका कॉम्प्रोमाइज ये था, वो इस बात पे सहमति थी उनकी दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट,
they agreed that the majority would not take away the property of the white minority. मतलब जो श्वेत लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, वो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन जायदाद है उनकी, उसके ऊपर कब्जा वो लोग नहीं करेंगे, वो उन्हीं की रहेगी। फिर नेक्स्ट है, विद विच रूल्स ट्रस्ट वाज बिल्ड बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट इन साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों के बीच में किस नियम से, कौन सा ऐसा रूल बना था जिसकी वजह से उनके अंदर विश्वास कायम हो पाया? तो हम लिखेंगे, दीज रूल्स डिटरमाइन what the elected governments are empowered to do and what they cannot do। ठीक है, they also decide the right of the citizens। जो भी सरकार मतलब चुनी जाएगी वो क्या काम करेगी और क्या काम नहीं करेगी। तो ये जो था उनका एक मतलब विश्वास इस बात पर उनका एक कायम हो पाया। वाई इज कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ? कॉन्स्टिट्यूशन को एक सुप्रीम लॉ यानी सर्वोच्च कानून क्यों कहा गया है? बिकॉज it determined that the relationship among people living a territory and also the relationship between people and government। मतलब जो लोग हैं, है ना, लोगों के बीच का संबंध, लोग और सरकार के बीच का संबंध को दर्शाता है, इसीलिए वो सुप्रीम लॉ है। विच बेसिक वैल्यूज वर इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम दीज प्री इंडिपेंडेंस डिसीजंस। तो इसमें क्या बताया गया है कि स्वतंत्रता पूर्व के इन निर्णयों से हमारे संविधान में कौन से बुनियादी मूल्य शामिल हुए। तो वो कौन से बुनियादी मूल्य थे, कौन से बेसिक रूल्स थे, कौन से बेसिक वैल्यूज थे? तो इसमें आप लिखोगे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। Which country's constitutional features inspired Indian constitution makers? अब भारत के संविधान के जो मेकर्स थे, है ना, जो बनाने वाले थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उन मेकर्स को, वो जो मेकर्स थे वो कौन सी दूसरी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर से इंस्पायर्ड थे, हमें वो बताना है। तो जो आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, एक तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन की थी, है ना, यूएस का क्या था, बिल्स ऑफ राइट्स, और रशिया का सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। तो ये जो थे, फ्रेंच का, ब्रिटेन का, यूएस और रशिया का, ये जो फीचर्स थे ये उन कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन में थे, है ना। लेकिन ये भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोग थे वो इनसे इंस्पायर्ड थे, तो इसीलिए इस मतलब इनसे प्रेरणा ली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने। What was the Constituent Assembly? Constituent Assembly है क्या? ये एक ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट है ना। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representative called the Constituent Assembly। Next है, when was the Constitution work completed and when did it come into effect? जो Constitution है उसका जो काम था वो कब complete हुआ और कब वो effect में आया? तो ये कंप्लीट हो गया था, जो काम था, असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, लेकिन ये अफेक्ट में आया जनवरी 26 1950। और इसी 26 जनवरी को हम किस रूप में हर साल सेलिब्रेट करते हैं? रिपब्लिक डे की, है ना। तो नेक्स्ट है, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड ऑन द ड्राफ्ट? जो ड्राफ्ट है उसमें कितने अमेंडमेंट्स को कंसिडर्ड किया गया है? मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स को कंसिडर किया गया है ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है। हाउ मच टाइम इट टुक टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में कितना समय लगा? इट टुक अबाउट 114 days स्प्रेड ओवर 3 years फॉर डॉक्यूमेंटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, व्हाट द सोशलिस्ट इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मीन? को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट एक की पॉइंट दिया गया है उसका क्या करता है वो? वेल्थ इज जनरेटेड socially and should be shared equally by society. Government should try to reduce socio-economic inequalities. सामाजिक और इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है उसको ओवरकम करना। नेक्स्ट है,
What does republic mean? Republic का mean क्या है? In a republic, the head of state is an elected person and not on a hereditary position. मतलब कोई राजा का बेटा नहीं होगा बल्कि चुना हुआ, इलेक्ट किया हुआ कोई पर्सन होगा. Why is the term justice included in our preamble? Justice का meaning क्या है? Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion, gender. मतलब लोगों, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा. सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी रिड्यूस. ठीक है, जो भी राजनीतिक असमानता है उसको कम किया गया है, कम किया जाएगा. गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल एंड प्रोवाइड जस्टिस. व्हाट डज इक्वालिटी टर्म मीन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब इक्वालिटी का क्या मीन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ. ठीक है, मतलब कानून के लिए सभी क्या है? बराबर है. द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड. मतलब जो प्राचीन चली आ रही सामाजिक असमानताएं थी उसका खात्मा किया गया. द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी. सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए गए. What does the term fraternity signify in the preamble? preamble में fraternity क्या signify करती है? All of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. मतलब हमारा जो भी समाज है उसमें जितने भी लोग हैं, सब जितने भी मेंबर्स हैं उसको एक समान ही मतलब तरीके से व्यवहार किया जाना चाहिए. किसी को भी इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा कि वो अलग है. What does sovereign mean? It means people have supreme right to make a decision on internal as well as external matters. No external power can dictate the government of India. मतलब कि जो हमारी जो कंट्री है उसमें हम अपने फैसले खुद लेंगे. कोई भी बाहर की शक्ति, कोई भी या दूसरा देश हमारी कंट्री को कोई भी मतलब डिक्टेट नहीं कर सकता है ना, आदेश नहीं दे सकता कि हमें ये करना चाहिए. ठीक है. व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है क्या? प्रोविजन आर मेड टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, है ना, टाइम टू टाइम इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि समय समय पर बदलाव होने जरूरी हो जाते हैं, है ना, और उन्हीं चेंजेस को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. व्हेन डिड साउथ अफ्रीका बिकम इंडिपेंडेंट? साउथ अफ्रीका कब इंडिपेंडेंट हुआ? एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 को. How many people were killed on both sides in India and Pakistan in partition related violence? जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो उस टाइम पर दोनों तरफ के कितने लोग उस हिंसा में मारे गए थे? एटलीस्ट 10 लाख. Who was the first education minister? अब फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आजाद. Who was the first finance minister in the Union Cabinet of Independent India? तो इसमें आप लिखोगे टी कृष्णमाचारी. नेक्स्ट है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा? आदिवासी महासभा के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जयपाल सिंह. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल के पहले गवर्नर थे एच.सी. मुखर्जी. आंध्र महिला सभा को किसने फाउंड किया था? किसने? तो इसमें आप लिखोगे जी दुर्गाबाई देशमुख ने. Who was the leader of the Akali Party in Punjab Assembly and first defense minister in the Union Cabinet of Independent India? Baldev Singh. Who founded the Swatantra Party? स्वतंत्र पार्टी को किसने फाउंड किया था? कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने. Who was the founder president of भारतीय जनसंघ? भारतीय जनसंघ का जो फाउंडर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी. Who was the first prime minister of India? तो इसमें आप क्या लिखोगे? जवाहरलाल नेहरू. Who was the first governor of उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की जो पहले गवर्नर थी वो थी सरोजनी नायडू. तो यहाँ पे बच्चों ये क्वेश्चंस इसके कंप्लीट होते हैं. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.